Yes, hello everyone. This is a fast track revision of a very famous topic, that is section 139, appointment of auditors. सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने एक अप्रोच बताया था that when we are talking about this chapter, always identify the question whether it is from a non-government company's angle or it is from a government company's angle. So first of all, our initial 3 minutes will be focusing on the non-government companies portion. So in a non-government company, we say that an individual chartered accountant can be appointed for one term of 5 consecutive years, starting from the conclusion of this AGM in which he is appointed up to the conclusion of the 6th annual general meeting. हिंदी में उसे वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मिलता है, सर उसे हम रीअपॉइंट कर सकते हैं? रुको, वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स पूरे होने के बाद याद रखिएगा, there is something called cooling period. Such individual cannot be appointed as an auditor in the same company for next 5 years. So ये 5 years over हो गए, अब मैं इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर आ सकता हूं? यस, अब आप आ सकते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये कॉन्सेप्ट सार्बन्स-ऑक्सली एक्ट, यूएस में एक एक्ट पास हुआ था आफ्टर द फ्रॉड ऑफ जो एनरॉन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था उसके बाद। तो ये कॉन्सेप्ट लाने का मेन उद्देश्य है टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, अनबायस्ड ओपिनियन दे सके। बिकॉज एक शख्स जब बहुत लंबे समय तक अपने क्लाइंट कंपनी में रहता है, उनका यह मानना है कि एक फैमिलियरिटी थ्रेट, एक वर्ड आप पढ़ेंगे ऑडिट के क्लासेस में आगे भी, वो डेवलप होने लगता है। टू अवॉइड दैट दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर। पर अगर फर्म का केस है तो फर्म के केस में उन्हें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल सकते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होने के बाद फिर वो कूलिंग पीरियड इनकी शुरू होती है और उस 5 इयर्स में वो इस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। नाउ देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस रोटेशन को लेकर ही, कि ये जो रोटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वो 6th एजीएम वाली बात है कि कैसे 6th एजीएम का फ्लो, कई लोग एमसीक्यू में 5th एजीएम टिक कर देते हैं। 6th क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका फर्स्ट माना जाता है, ये इनका सेकंड, ये इनका थर्ड, ये चौथा, ये पांचवा। फर्स्ट एजीएम इस जहां वो अपॉइंट हुए हैं तो 5 साल कंप्लीट होगा 6th एजीएम की कंक्लूजन तक। कोई कारण से मीटिंग हो गई पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला मैटर अभी डिसाइड नहीं हो पाया, मीटिंग एडजर्न हो गया, देन दे विल बी कंटिन्यूइंग बिकॉज द लैंग्वेज इज टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। तो ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कौन कौन सी कंपनी में है ये हमने डिस्कस किया था। लिस्टेड कंपनी में चाहे कुछ भी फिगर्स हो, या पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है पर अगर पेड अप कैपिटल उनकी 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होती है, या प्राइवेट कंपनीज में भी, बट वो प्राइवेट कंपनीज जहां पर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा होता है, या कोई भी कंपनी जिसका पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो। दिख रहा है आपको पॉइंट्स? पर ये पूरा कॉन्सेप्ट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी में अप्लाई नहीं करेगा। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन डजंट अप्लाई। सर रोटेशन के बारे में एक बात बताइए। हमने सुना है कि सपोज एक आउटगोइंग फर्म है, सपोज ये आउटगोइंग फर्म है नवनीत अविनाश एलएलपी, एक फर्म का नाम है। यहां पर 2 पार्टनर्स हैं और ये आउटगोइंग फर्म अपना एंजॉय कर चुका है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो एक वर्ड पढ़ा था, द इनकमिंग फर्म on the date of appointment should not have any common partner who is already there in the outgoing firm. ये एक रोटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। On the date of appointment, the incoming firm should not have a common partner. Okay. Next point. The incoming firm should not belong to the same brand. They should not belong to the same trade name to which the outgoing firm belonged to. और they should not belong to a network which comes under a common control. तो ये एग्जांपल आपको याद आ गया होगा, हमने क्लास में पढ़ा था। और ऐसे और भी केसेस पढ़े थे, डिलॉयट एंड एसबी बिलिमोरिया। तो दीज आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो आउटगोइंग फर्म डिलॉयट था और अब जो आ रहा है वो एसबी बिलिमोरिया है, तो दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। ऐसे और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, पर ये लैंग्वेजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करने मैंने बोला था। ये फास्ट ट्रैक क्लासेस है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे फाइन पॉइंट्स बोलते जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, कि वहां से जो एक और पॉइंट, कि द पार्टनर हु वाज साइनिंग एंड इन चार्ज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, was the main in charge of that firm, outgoing firm,
he resigned from that firm and joined this incoming firm after, okay? तो ये भी नहीं हो सकता. अब आप बोलोगे सर आप बोले थे ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन पार्टनर्स, बट द साइनिंग पार्टनर वहां रिजाइन कर दिया वहां वाला आउटगोइंग फर्म में और इस नए फर्म में ज्वाइन कर लिया, वो भी नहीं चलेगा. सर इसकी थ्योरी क्या थी? इसके थ्योरी को समझने के लिए हमने ये सब वर्ड्स पूरा तैयारी किया था, जिसको मैंने क्लास में आपको केस स्टडीज में कैसे इनकॉर्पोरेट करना इन द इनिशियल पार्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी में आता है, ब्रेक. सपोज ब्रेक वाला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड. एक फर्म है, उसका 1 टर्म ओवर हो गया, 2 साल का गैप दिया उन्होंने. 2 साल का गैप देने के बाद उन लोग फिर सेकेंड टर्म में चले गए. सेकेंड टर्म में जब उन लोग चले गए 2 साल का गैप देने के बाद, तो वापस उन्होंने एक टर्म एंजॉय किया 5 इयर्स का. फिर वो और एक थर्ड टर्म लेना चाह रहे हैं, पर उनका ये मानना था फर्म का हमारा ये 2 ही टर्म हुआ है, क्योंकि देखिए वो तो हम गैप के बाद आए थे. तो बोला जा रहा है कि ब्रेक शुड बी ऑफ कंसेक्यूटिव 5 इयर्स, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक. यानी कि ये इनका फर्स्ट टर्म माना जाएगा, ये इनका सेकंड टर्म माना जाएगा, और ये तो अलाउड ही नहीं है कूलिंग पीरियड रखना है इनको 5 इयर्स का. वो क्या सोच रहे हैं कि 1 टर्म के बाद मैंने 2 ईयर गैप दे दिया, अब मैं सेकंड एंड थर्ड टर्म को अपना फर्स्ट एंड सेकंड मान लूंगा. आप यहां पर देख पा रहे हो इनकी रेड से एबीसी का बोलना था, ये सेकंड टर्म तो मेरा फर्स्ट टर्म है, वो पुराना आप मेरा भूल जाइए, मैं तो गैप के बाद आया हूं, बीच में तो मैंने ब्रेक दे दिया था, कूलिंग पीरियड तो ऑब्जर्व कर दिया था. 5 इयर्स का गैप दोगे तब वो पहला वाला चेन आपका टूटेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी करवा भी दिया था, पीपीटी वेबसाइट पर डाली हुई है, आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, इसी क्लास में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखा था, दैट ऑडिटर्स अपॉइंट कैसे होते हैं. कि यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी, जिन कंपनियों में ऑडिट कमिटी रखना कंपलसरी होता है. सर ऑडिट कमिटी क्या होता है? ऑडिट कमिटी डायरेक्टर्स की कमिटी होती है, जिसके बारे में मैंने रोल के बारे में भी आपको समझाया था. इन लोग रेकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, किसको आप कर सकते हैं. और इसमें ज्यादातर डायरेक्टर्स है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं. अंडरस्टूड? तो दे आर बेसिकली ओवरसीइंग एवरीथिंग. मेन काम आप ही कर रहे हैं, बट ये ओवरऑल नजर रख रहे हैं. जैसे स्कूल में ट्रस्टीज होते हैं, वो प्रिंसिपल के कामकाज पर नजर रखता है, समथिंग लाइक दैट. सो ऑडिट कमिटी और बोर्ड, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो वो बोर्ड को नाम रेकमेंड करेंगे, बोर्ड अगर अग्री कर जाए उस नाम से, बोर्ड उसको पेश कर देगा शेयर होल्डर्स मीटिंग में, एजीएम में. एंड इफ बोर्ड डजंट अग्री, देन आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ऑडिट कमिटी विल रिकंसिडर एंड विल रिकमेंड अदर इंडिविजुअल नेम. बोर्ड उनको बोलते हैं कोई और नाम सजेस्ट करिए. पर हो सकता है ऑडिट कमिटी के मोराल पे लग जाए, वो बोले कि नहीं हम अपना ओरिजिनल वाला ही अभी भी हम उसी में स्टिक कर रहे हैं. तब उस केस में अगर ऑडिट कमिटी बोलता आई विल नॉट रिव्यू माय रिकमेंडेशंस, तो अगर बोर्ड चाहे तो अपना खुद का रिकमेंडेशन प्रस्तुत कर देगा. ओके, विथ रीजंस for not accepting audit committee's recommendations, with reasons for not accepting audit committee's recommendation. जब बोर्ड अपने recommendations को प्रस्तुत करता है उसे reasons कोट करना पड़ता है, एंड या फिर बोर्ड जो ऑडिट कमिटी बोला था उसको भी अगर चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है, इंस्टेड ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम व्हाट द ऑडिट कमिटी हैज सेड. और ये जो इन लोग सजेशंस देते हैं, इन लोग जब सजेशंस देते हैं या रिकमेंड करते हैं नाम, तो दे बेसिकली टेक इनटू अकाउंट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑडिटर. इज इट ओके? तो ये बड़ा सेक्शन 139 को हम समेटने में लगे हुए हैं. फास्ट ट्रैक सारे पॉइंट्स आपके सामने यहां पर बोल रहा हूं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अपॉइंटमेंट के पहले याद रखिएगा एक सर्टिफिकेट लिया जाता है उस ऑडिटर से कि आप कहीं सेक्शन 141 में डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, और कई चीज उससे रिटन कंसेंट ली जाती है, और 4 बातों को लिखवाया जाता है. किस टाइप की 4 बातों को? आपको मैंने टेक्निक बताया था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो विद इन द लिमिट्स है. 20 कंपनीज पर पार्टनर अगर फर्म है, ऐसा कुछ मैंने आपको डिस्कस किया था. आपका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्म के अनुसार है, जो कंपनीज एक्ट में टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स लिखा हुआ है. कोई पेंडिंग केसेस और अगर हैं तो आप ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोजर्स देंगे. एंड जो आप अपॉइंट हो रहे हैं, आप क्वालिफाइड तो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के अंदर अपॉइंट होने के लिए.
तो रिटन कंसेंट, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू दीज थिंग्स एंड सर्टिफिकेट दैट सेक्शन 141 के अंदर आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, तो बिफोर अपॉइंटिंग एनी ऑडिटर ये थिंग बोर्ड को इंश्योर करना है। ओके, फिर OR इन AGM अपॉइंट हुआ और अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर, रिमेंबर 15 डेज के अंदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है। कंपनी 15 डेज के अंदर ROC में ADT1 नाम का फॉर्म जमा देगा। अब एक क्वेश्चन लिख लेना अगर कोई का मिस हुआ है, एग्जाम में आ गया, ADT1 इज नॉट फाइल्ड, अगर ADT1 फाइल नहीं हुआ है तो लेट फाइलिंग फीस लगेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इनवैलिड नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ADT1 फाइल नहीं हुआ है, लेट फाइलिंग फीस लगेगा, बट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इनवैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां जो चल रहा था अपॉइंटमेंट को लेकर ही, आपकी बुक्स में भी है ऐसे पॉइंट्स कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। तो आप स्क्रीन देखिए, बुक्स में अगर कुछ एडिटिंग करना है तो कर लीजिएगा कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर जो होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, जो भी आप बोले। इफ द बोर्ड डू नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज, अगर बोर्ड 30 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहा है, देन द शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर within 90 days from incorporation at any general meeting। जैसा आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहां से 30 डेज यहीं तक ऐसे कवर कर देना चाहिए था, ये विद इन 90 डेज है। चेक कर लीजिए प्लीज एट EGM, पक्का। उसी तरह अब फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी बहुत इजी है, और मैंने ऐसे याद किया है, नॉर्मल कंपनी में तो 30 डेज के अंदर बोलता है, गवर्नमेंट कंपनी में हर चीज का ज्यादा टाइम है, तो वहां पर CNAG कर रहा है विद इन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। CNAG अगर नहीं करेगा 60 दिन के अंदर, तो बोर्ड करेगा नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, और बोर्ड भी नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे एंड फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 60 डेज एट AGM। और पता है फर्स्ट ऑडिटर, दोनों ही कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर का जो टाइम पीरियड होता है, that is up to the conclusion of the first annual general meeting। first auditor का जो time limit होता है, that is up to the conclusion of the first AGM। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, MCQs में हमेशा वो 6th AGM, सर आप ही तो बोले थे फर्स्ट AGM, और 6th AGM वाली जो बात थी वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में था, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में अभी पढ़ोगे ऑडिटर हर साल अपॉइंट होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट का टेन्योर अप टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM होता है, वहां 5-5 साल का ब्लॉक नहीं है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स गवर्नमेंट कंपनी में विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर दे आर अपॉइंटेड, और ये हर साल के AGM में वापस कंक्लूजन पर हट जाएंगे। नाउ कम्स कैजुअल वैकेंसी। यहां पे देखो कई के बुक्स में अगर ये मिसिंग हो, कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में, कैजुअल वैकेंसी कई कारण से हो सकती है, इट मे बी डेथ, इट मे बी रेजिग्नेशन, इट में भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गया आपको ऑडिटर बनने के बाद, तो आपको जगह खाली करना पड़ता है। तो कैजुअल वैकेंसी अगर पोस्ट पर होता है तो ऐसे सिचुएशन में CNAG अपॉइंट करेगा, फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी। वो नहीं करते हैं तो बोर्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, चाहे कोई भी तरीके से समय से पहले जगह खाली हुआ हो। बट इधर देखो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा चैलेंजेस है, वहां पर कैजुअल वैकेंसी को 2 तरीके से बांटा गया है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एक तरीका है, रेजिग्नेशन एक तरीका है। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एटसेट्रा इज वेरी सिंपल, विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी द प्लेस विल बी फिल्ड। बट अगर मैं बोलूं कि रेजिग्नेशन के द्वारा है तो 2 टाइप के अप्रूवल्स लग रहे हैं, बोर्ड पहले किया, फिर OR इन GM विद इन 3 months ऑफ बोथ अपॉइंटमेंट, दोनों चाहिएगा। तो रेजिग्नेशन में हम चाहते हैं कि मैटर सबको पता चले, द फैक्ट शुड बी ब्रॉट टू एवरीवन्स नोटिस दैट व्हाई डिड द ऑडिटर रिजाइन, इसलिए ये ऐसा करते हैं। अब रुको, तुम तो याद कर लिए सर, रेजिग्नेशन का कैजुअल वैकेंसी जब फिलअप करते हैं तो 2 अप्रूवल्स चाहिए, पर पेपर आया गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी हुआ है, तब ये मत लिख के आना 2 अप्रूवल वाली चीज। गवर्नमेंट कंपनी के कैजुअल वैकेंसी में CNAG विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, हमेशा याद रखना गवर्नमेंट कंपनी में हर चीज विद इन बाय CNAG विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, एंड वो नहीं करता है तो बोर्ड करता है। एक चीज पूरे चार्ट में अगर आपने देखा हो, दोनों स्लाइड्स में, अपने बुक्स में पेज नंबर 13 या जो भी पेज हो, बोर्ड के संग हमेशा नेक्स्ट 30 डेज एसोसिएटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
और एक चीज, अपॉइंटमेंट सीएनए गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा फर्स्ट स्टेज अपॉइंटमेंट हम सीएनएजी को दे रहे हैं। तो एज आई सेड इन द बिगनिंग, क्वेश्चन किस एंगल से है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये देखना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। इज इट ओके सर? ये सारे हो गए, और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएनएजी अपॉइंट करेगा। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है हमारे सेक्शंस के अंदर, पर यहां पर भी ऑडिटर जो है सीएनएजी अपॉइंट करेगा, बिकॉज एमसीए का क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि अगर कोई कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि भेल इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन जब हमने इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ा था, लॉ में भी, तो वी नो दैट व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर यहां पे गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, तो इसके भी ऑडिटर्स जो हैं वो सीएनएजी ही अपॉइंट करेंगे। सो ये चेक कर लीजिएगा, अगर कोई का मिस हुआ है, दे कैन टेक अ स्नैप, दे कैन टेक एन इमेज एंड नोट दीज पॉइंट्स। स्लाइड्स जरूर मंगवा लीजिएगा, इफ यू डोंट हैव मेल करिएगा अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से। हटा दूं? ओरिजिनल एजीएम में अगर ऑडिटर वैसे उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, पर वो कोई कारण से नया वाला ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया, तो एग्जिस्टिंग वाला ही टेम्पररी कंटिन्यू करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, नाउ व्हाट हैपेंस कि कई बार मेंबर्स बोल देते हैं कि जॉइंट ऑडिटर्स विल बी अपॉइंटेड इन आवर केस। हमारा बड़ा कंपनी है, जॉइंट ऑडिटर्स को हम अपॉइंट करेंगे, तो 2 ऑडिटर्स भी जॉइंटली अपॉइंट हो सकते हैं। या कई बार मेंबर्स बोल देते हैं कि जो फर्म हमने अपॉइंट किया है उसमें कौन सा पार्टनर और उसकी टीम कितने कितने पीरियड के अंदर रहेगी। इसे सुपर रोटेशन भी बोला जाता है, कि पहले से लिखा रहेगा कि पहले 3 साल ये पार्टनर रहेंगे और उसकी टीम रहेगी, बाद वाले 2 साल वो पार्टनर और उसकी टीम को हमारे यहाँ ऑडिट करेगी। सो दीज टाइप ऑफ स्टफ कैन कम इनटू पिक्चर, ये हमने क्लास में देखा था। सो दिस कंप्लीट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। One portion left, that is reappointment of retiring auditor. He may be reappointed if he is not disqualified, he has not given his notice that I don't want to be reappointed, या एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, या ये बोल दें कि इसको तो नहीं आने देंगे और कोई को भी आने देंगे। तो ये कुछ केसेस थे, क्योंकि फास्ट ट्रैक मैं सिर्फ टच कर रहा हूं, ये वो केसेस हैं जहां पर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने फिर 2-3 केस स्टडीज देखे थे क्लास के अंदर भी। ये तो वही है जो भी मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया, कि अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं एंड वो पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करता अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं माना जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई अपॉइंटेड एन ऑडिटर बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द पोस्ट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी। ओके, ये याद रखिएगा कि बोर्ड ने फिर नया को अपॉइंट कर दिया। जो अपॉइंटमेंट करना था वो शेयर होल्डर्स को ही करना चाहिए था, और उससे पहले एक रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट की 141 के अंदर फंसा नहीं है, सर्टिफिकेट दैट चारों पॉइंट्स का पालन भी हो रहा है। वो जो हम 4 पॉइंट्स बोलते थे ना, लिमिट्स, टर्म, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, एंड ही इज एलिजिबल अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ये सब चीज का मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए 4 पॉइंट्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के राइटिंग पैटर्न देखने बहुत जरूरी हैं, तो मैं 1-2-3 मॉडल क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगा, बाकी सबके आंसर्स हमने यहाँ पे दे भी रखे हैं इन आवर बुक्स इटसेल्फ। बहुत अच्छे से बनाया गया है कि कोई भी जब क्वेश्चन आता है उसमें कैसे सजा के आपको चीजों को लिखना चाहिए। लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 8, आप करोगे होमवर्क में। 9 सारा ही करना है, बट मैं बता रहा हूं ये मिस मत करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ राइटिंग। 10, 11, ये सारा आप करके रखिएगा। सो दिस कंप्लीट्स द फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ सेक्शन 139। थैंक यू सो मच। Yes, I want to rectify. This is not lakhs, these are all crores. कई बार lakhs निकल जाता है मुंह से. These are all 10 crores, 50 crores.
all unlisted public companies having paid up share capital of 10 crores or more, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 crores और मोर. यानी रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर इसमें लैक्स नहीं है. सो बी केयरफुल इवन इन योर एमसीक्यू. जो गलती मेरे से भी हुआ, आपसे भी कई बार हो सकता है बोलने में, जल्दी जल्दी बोलने में. ऑल्दो आई नो एंड यू ऑल्सो नो, बट बी वेरी केयरफुल ऑफ प्लॉटिंग दीज फिगर्स. या चाहे पहले 3 बॉक्स के अंदर आप नहीं पकड़े गए हैं, बट आपके फिगर्स वो वाले कम होंगे, बट इफ योर बैंक बोरोइंग्स आर एक्सीडिंग 50 crores, स्टिल दैट्स एन इशू. ओके.